साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक पुस्तक के कुछ अंश रखूँगा और ये एक सीरीज होगी। इस सीरीज में बारी बारी से हम अध्याय वाइज इस पुस्तक को आपके सामने बताएंगे। और पुस्तक का नाम है ब्राह्मणवाद की शव परीक्षा, जिसे लिखा है चौधरी महाराज सिंह भारती ने। और यह पुस्तक अर्जत संघ कार्यालय से प्रकाशित है। अर्जत संघ कार्यालय का पता है 117/2 ओ ब्लॉक, गीता नगर, कानपुर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक को पढ़ना। और इस पुस्तक के जो विषय सूची है उसमें आज हम लेंगे इसका पहला अंश, ब्राह्मणवाद की बुनियाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मणवाद की बुनियाद। ब्राह्मणवाद मुख्यतः आत्मा, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास और चमत्कार पर आधारित है। अतः हम क्रमवार इन ब्राह्मणवादी मान्यताओं को विज्ञान, सामान्य बुद्धि यानी कॉमन सेंस और मानव कल्याण की कसौटी पर परखेंगे और साथ साथ ब्राह्मणवाद की अन्य बुराइयों को भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं आत्मा। आत्मा ब्राह्मणवाद के अनुसार शरीर को आत्मा संचालित करती है। पदार्थ और आत्मा में चेतना का अंतर बताया जाता है। पदार्थ चेतन नहीं है, आत्मा चेतन है। चेतन क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है गतिशीलता। अब देखते हैं पदार्थ में गतिशीलता। पर्वत के किसी गड्ढे में भरा हुआ पानी जब बहुत ठंड पड़ती है तो बर्फ बन जाता है, तरल से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो तरल से ठोस में परिवर्तन होना, क्या यह गतिशीलता नहीं है? क्या पानी की आत्मा अपनी चेतन शक्ति से पानी को बर्फ में बदलती है? पानी से बर्फ़ हल्का होता है, इसलिए जितनी जगह में पानी था उतनी जगह में बर्फ़ नहीं समा सकती। बर्फ़ के फैलने से गड्ढे के किनारे टूट जाते हैं। बर्फ़ का फैलना और इतना जोर लगाना कि किनारे टूट जाएं, क्या यह चेतना नहीं है? अगर है तो फिर बर्फ़ में भी कोई आत्मा होती होगी। लोहा हवा से ऑक्सीजन गैस लेकर एक नए पदार्थ लोहा ऑक्साइड जंग में बदल जाता है। लोहा ऑक्साइड अर्थात जंग। तो लोहा और ऑक्सीजन को मिलाकर एक नया पदार्थ बना देना, क्या इसमें चेतना नहीं है? अगर है तो क्या यह काम लोहे की आत्मा ने किया या ऑक्सीजन की आत्मा ने? पानी में जब बिजली पास की जाती है तो पानी फटकर दो गैसों में बदल जाता है, एक हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। तब बिजली में आत्मा थी या पानी में आत्मा थी? जो पदार्थ हमें देखने में एकदम जड़ मालूम पड़ते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों से जब इसकी जांच की जाती है तो उसमें चेतना मिलती है। पूरी सृष्टि में कोई पदार्थ जड़ नहीं होता। पदार्थ स्वभाव से गतिशील है। उसमें तापमान और दबाव से अलग अलग परिस्थितियों में चेतनता का अलग अलग रूप देखने को मिलता है। जिस पत्थर में कोई गतिशीलता आँखों से दिखाई नहीं देती, वह पत्थर भी अनगिनत परमाणुओं से बना हुआ है। छोटा परमाणु जो किसी प्रकार भी दिखाई नहीं देता, जब यंत्रों से उसका अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि उस छोटे से परमाणु में भी एक नाभि है और बहुत तेज़ गति से इलेक्ट्रॉन उस नाभि का चक्कर काट रहे हैं। अगर भारी तापमान और दबाव में इन परमाणुओं को रखा जाए, जैसा कि सूरज के नाभि में होता है, तो इन परमाणुओं जैसे कि सूरज के नाभि में होता है टेम्परेचर की वजह से, तो इन परमाणुओं से नाभि सट जाती है। बिना इलेक्ट्रॉन के सटी हुई नाभि का यह पदार्थ लोहे से भी लाखों गुना भारी होता है। मनुष्य की नंगी आंखें बहुत चीज़ों को जड़ समझती हैं। 300 वर्ष पहले तक विज्ञान का कोई खास विकास नहीं हुआ था। यानी देखा जाए तो विज्ञान जो है अभी 300 वर्ष पहले से ही आया है। इसके पहले विज्ञान का कोई विकास नहीं हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। बिना किसी मशीन या दूरबीन की सहायता के आदमी केवल आँखों से देखकर ही निर्णय किया करता था। उस समय उसे पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं में गतिशीलता दिखाई देती थी, इसलिए वह इन सब में आत्मा की कल्पना किया करता था और शेष पदार्थ में उनकी आंखें गतिशीलता नहीं देख पाती थीं।
इसलिए वह उन्हें जड़ समझता था। अब आते हैं अपन आत्मा का जन्म। आत्मा को मानने वाले मानते हैं कि आत्मा न बनती है न मरती है, जितनी आत्माएं हैं उतनी ही बनी रहती हैं। आत्मा शरीर धारण करती है, स्वर्ग नरक का या मोक्ष का आनंद भोगती है। शिशु जन्म। विज्ञान की जानकारी से पहले लोग कहा करते थे कि मरने पर आत्मा आकाश पर चली जाती है, फिर आकाश से पृथ्वी पर आ जाती है, फिर किसी खान पान के जरिए पिता के गर्भ में जाती है, माता के गर्भ में जाती है, पिता से अर्थात पिता के वीर्य में जाती है और पिता के वीर्य से फिर माँ के गर्भाशय में होकर बच्चा जन्म लेता है। विज्ञान की आधुनिक जानकारी ने उक्त तथ्य का खोखलापन सिद्ध कर दिया। प्रत्येक आदमी के अंदर बच्चा पैदा करने के करोड़ों बीज पैदा होते हैं। उनमें एक्स बीज, एक्स क्रोमोसोम लड़की और वाई क्रोमोसोम बीज लड़का पैदा करने वाले होते हैं। विज्ञान लड़के और लड़कियों के बीज अलग अलग करने में सफल हो गया है। निकट भविष्य में लड़का या लड़की मनचाहे संतान कृत्रिम गर्भाधान से संभव हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। ये किताब जब लिखी गई थी तब संभव नहीं था, लेकिन आज हो चुका है। अगर उन सभी बीजों को सावधानी से एक ऐसी तकनीक का विकास करके जिसके द्वारा एक बीज माँ के घर में पहुँचाया जा सके, किसी एक आदमी का इस्तेमाल किया जाए तो एक ही आदमी से पूरी दुनिया की स्त्रियों को बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। तो क्या करोड़ों आत्माएं हर दिन मतलब हर आदमी के अंदर घुसी रहती हैं और जब उसकी शादी नहीं होती या नसबंदी करा लेता है तो उसके मरने तक वह सभी आत्माएं उसके शरीर में कैद रहती हैं? अरे भाई, एक आदमी के वीर्य में देखिए आप करोड़ों शुक्राणु होते हैं और उसको अब जब वो खर्च करता है तो फिर बन जाते हैं, फिर खर्च करता है फिर बन जाते हैं, तो करोड़ों अरबों शुक्राणु होते हैं, तो यानी बीज होते हैं। तो अब बताइए कि एक आदमी के अंदर कितनी सारी आत्माएं हो गई। और दूसरा, जब वो नसबंदी करा लेता है तो नसबंदी कराने के बाद उसकी आत्माएं बाहर तो आ नहीं पाती, मतलब नसबंदी ने आत्मा को कैद कर लिया, यही माना जाएगा ना। रामस्वरूप वर्मा जी कहते हैं कि मैंने कनाडा में होल्स्टीन सांड का ऐसा वीर देखा है जिस सांड को मरे हुए कई वर्ष हो गए और वीर अब भी गायों को गर्भाधान कर रहा है। नाइट्रोजन गैस को जब तरल बनाया जाता है तो वह बहुत ठंडी होती है। अगर एक बाल्टी भरी हुई तरल नाइट्रोजन कमरे में फर्श पर फेंक दी जाए तो वह फिकती हुई दिखाई देती है, परंतु कहीं उसका नामो निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि तरल नाइट्रोजन हवा की गर्मी पाकर तुरंत गैस बन जाती है। उस तरल नाइट्रोजन में रखे हुए वीर के बीज के कीटाणु बहुत दिनों तक जिंदा रह जाते हैं। जब जितनी आत्माएं उस सांड के अंदर थी, आदमी ने उन सबको सांड के शरीर से निकालकर नाइट्रोजन में रखकर सुरक्षित कर लिया। सांड के मरने के बाद भी वह आत्माएं जन्म लेती रही हैं, आज भी जन्म ले रही हैं उसी जो मरे हुए सांड के बीज से, अर्थात वीर के से आज भी गर्भाधान हो रहे हैं गायों के। तो कैसे हो रहे हैं? सांड तो मर गया है, आत्मा चली गई है, अब वो आत्माएं जिंदा कैसे हैं गैस के अंदर? वे करोड़ों आत्माएं जिंदा है, तो ये प्रश्न उठता है। तो अगर विज्ञान से यह विकास नहीं हुआ होता तो सांड के अंदर जो करोड़ों आत्माएं थीं उसकी मौत के साथ ही वह सब भी जन्म लेने से वंचित हो जाती। आज लेकिन विज्ञान का आविष्कार हो चुका है, इतने हम आगे जा चुके हैं कि सांड तो मर गया है लेकिन उसके बीज जिंदा हैं, यानी बीज वाली आत्माएं जिंदा हैं। तो माता का गर्भ, भाई आत्माएं तो आप मानते हो ना, इसलिए मैंने कहा बीज वाली आत्माएं जिंदा है। माता का गर्भ, जिस प्रकार पुरुष के अंदर बच्चा बनाने के करोड़ों बीज होते हैं, उसी प्रकार माता के अंदर भी करोड़ों नहीं परंतु उसके जीवन काल में कई सौ बीज उत्पन्न होते हैं। हर महीने मासिक धर्म के बाद एक बीज पककर बच्चेदानी में आ जाता है और जब पुरुष का एक बीज बच्चेदानी में घुसकर औरत के बीज यानी अंडे से मिलता है तो तुरंत बच्चा बनना शुरू हो जाता है। अगर एक अंडे के बजाय 2-3 अंडे माँ के गर्भाशय में आ जाएं तो 2-3 बच्चे पैदा होना स्वाभाविक है। एक बार के समागम में पुरुष तो हजारों बीज माँ के पेट में अर्थात गर्भ में छोड़ देता है, परंतु बच्चेदानी में एक अंडा होने के कारण एक बच्चा ही बन पाता है और शेष सारे बीज मर जाते हैं तथा धीरे धीरे माँ के पेट के बाहर आ जाते हैं। बाप के पेट में आत्माएं कैद रहती हैं
और जो आत्माएं माँ के पेट में बच्चा बनाने में असमर्थ रहती हैं। अब बताइए, अब बाप के पेट में तो बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारा वीर में तो हजारों शुक्राणु हैं, तो वही जाके बच्चे पैदा करते हैं या बच्चे बनाते हैं। तो वो जितने शुक्राणु उतनी आत्माएं हैं, अब वो सभी कैद हैं बाप के पेट में। और जो माँ के पेट में आत्माएं माँ के पेट में बच्चा लाने में असमर्थ रहती हैं, क्योंकि जाति तो एक ही है, एक ही से उनका समागम होगा। तो ब्राह्मणवाद ने इसकी कहीं चर्चा नहीं की है, अर्थात जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनने कभी इसकी चर्चा नहीं की है। चर्चा करते भी कैसे, उस समय जानकारी थी भी नहीं। तो भारत के बंगाल में, इंग्लैंड में तथा दूसरे देशों में भी वैज्ञानिकों ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो पैदा होने वाले नहीं थे। माँ के गर्भाशय में जिस नली से होकर माँ का अंडा बच्चेदानी में आता है, उस नली का रास्ता बीच में कहीं सिकुड़कर अंडे के आने को रोक देता था। जब अंडा आता ही नहीं तो बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने यंत्रों से इस कमी का पता लगा लिया, ऐसा तरल पदार्थ खोज निकाला जिसमें औरतों का अंडा और मर्द का बीज जीवित तथा सुरक्षित रह सके। माँ के पेट की नली से पका हुआ अंडा औजारों के जरिए बाहर निकाल लिया। बाद में आदमी से बीज लिया और परख नली में उस तरल पदार्थ में दोनों को मिला दिया। बच्चा बनना शुरू हो गया। 3 दिन तक बच्चा परख नली में बनता रहा। चौथे दिन उस बच्चे को माँ के गर्भाशय में एक किनारे पर लगा दिया गया, जहाँ माँ से खून प्राप्त करके वह बच्चा बढ़ता रहा और 9 महीने के बाद पूरा बच्चा और बच्चों की तरह से पैदा हो गया। अगर विज्ञान यह सब नहीं कर पाता तो वह आत्मा जन्म लेने से वंचित रह जाती। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से चौधरी महाराज सिंह भारती ने अपनी पुस्तक में ये वर्णित किया है कि दुनिया जो हमारी जो जीव है, यानी मनुष्य है, मनुष्य की बात करें, जीव तो सभी हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, पैदा कैसे हो रहे हैं इंसान। तो वो अगर एक शरीर में एक आत्माएं हैं तो अब देखिए, एक आत्मा के शरीर में बहुत सारे, यानी पुरुष की आत्मा के शरीर में बहुत सारे तो शुक्राणु होते हैं, और वो शुक्राणु हजारों बच्चे पैदा कर सकते हैं। वो सब कैद रहते हैं, मतलब अब एक ही से बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबको मौका मिलेगा तो सबसे बच्चे पैदा हो जाएंगे। अब सांड मर गया है, उस सांड के वीर को आज भी सुरक्षित रखा गया है। सांड तो मर चुका, आत्मा निकल गई है, मगर उसके वीर जिंदा है, वो बच्चे पैदा कर रहा है। तो भाई आत्मा है या नहीं है, या आप खुद तय करें। चौधरी महाराज सिंह भारती, रामस्वरूप वर्मा और अंबेडकर जैसे जो भी महान विचारक थे, और जो विज्ञान है हमारा, उसके जो दार्शनिक हैं, उसके जो मानने वाले हैं, उसके जो जानने वाले हैं, ये मानते हैं कि इन्हीं 4 तत्वों से चेतना अपने आप प्रकट होती है। ये स्वभाव है पदार्थ का। तो इसलिए कोई आत्मा नहीं होती है, यही कह रहे हैं चौधरी महाराज सिंह भारती। धन्यवाद।